Welcome back, friends. Myself, श्री मनीष कोठारी। अकाउंटिंग का जो हमारा पहला चैप्टर है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और उसमें फिफ्थ यूनिट अकाउंटिंग पॉलिसीज में आपका स्वागत है। एक छोटा सा यूनिट है, इसको हम क्विकली देखेंगे क्योंकि कुछ ज्यादा कंसेप्ट भी नहीं है और प्रश्न भी इसमें से कम पूछे जाते हैं। मीनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज. Accounting policies refer to the specific accounting principles and methods of applying these principles adopted by the enterprise in the preparation and presentation of the financial statements. मतलब जो प्रिंसिपल्स अपनाए गए हैं, जो पद्धतियां अपनाई गई हैं, उसको हम अकाउंटिंग पॉलिसीज कहेंगे। आगे एक पूरा लिस्ट हम देखेंगे कि कौन सी पॉलिसीज है और उसमें कौन सी मेथड्स हम अप्लाई कर सकते हैं। There is no single list of accounting policies which are applicable to all enterprise in all circumstances. मतलब कोई थंब रूल नहीं होता है कि भाई यही पॉलिसी आपको अडॉप्ट करनी है। Enterprise operates in a diverse and complex environment situation and so they have to adopt various policies. तो जो उपयुक्त है यानी कि जो उपयोगी है उस हिसाब से ये पॉलिसीज को अपनाया जाता है। The choice of a specific accounting policy appropriate to the specific circumstances in which the enterprise is operating calls for considerate judgment by the management. तो मैनेजमेंट को डिसीजन लेना है कि कौन सी पॉलिसीज जो है वो अपनानी है। हालांकि आफ्टर इश्यूइंग ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत स्टैंडर्डाइजेशन हो चुका है, फिर भी मैनेजमेंट में ये जजमेंट लेना कभी जरूरत पड़ सकती है, तो उस हिसाब से ये लोग देखते हैं। ICAI has been trying to reduce the number of acceptable accounting policy through guidance notes and accounting standards in its combined effort with the government, other regulatory agencies and progressive management. मतलब कि हमारी जो इंस्टीट्यूट है ICAI, ये पूरा भारत सरकार के साथ मिलकर ये प्रयत्न कर रही है कि स्टैंडर्डाइजेशन हो और कम से कम लोग जो है अलग अलग पॉलिसियां चूज करें और साथ में उसके लिए वो गाइडेंस नोट भी इश्यूड करें। यहाँ पर कुछ इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। डिफाइन अकाउंटिंग पॉलिसीज ब्रीफ। तो पहली जो दो लाइन है, अकाउंटिंग पॉलिसीज रिफर टू द स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड of applying these principles adopted by the enterprise in the preparation and presentation of the financial statement. ये आपके ऑनवर्ड में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन जहां तक हो सके ICAI के मटेरियल में दिए गए शब्दों का और पैराग्राफ्स का हम यूज ज्यादा। आइडेंटिफाई द फ्यू एरियाज वेयर डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज आर फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर्ड। में कहाँ अलग अलग पॉलिसी का यूज होता है। एक ये छोटा सा लिस्ट है जिसे हम देखेंगे कौन सा एरिया है और कौन सी पॉलिसीज है। पहला जो है वो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, डिप्लीशन एंड स्ट्रेट अमोर्टाइजेशन। तो उसमें दो पद्धतियां जो है प्रचलित ज्यादा है, एक है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरी है रिटन वैल्यू मेथड। ज्यादातर रिटन डाउन वैल्यू मेथड का ही यूज होगा। बहुत स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज ऐसी है जहां पर जैसे कि पावर कंपनी होगी, वहां पर स्ट्रेट लाइन मेथड का उपयोग। ट्रीटमेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर एक मैनेजमेंट को डिसीजन लेना पड़ेगा कि ये खर्चा, जैसे कि पिछले यूनिट में हमने देखा कैपिटल एक्सपेंडिचर में कभी कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग बन रहा था और छोटी छोटी हट्स बनाई गई जिसका 2000-5000 लाख रुपए खर्चा होता है, इसको कैपिटल गिने या रेवेन्यू गिने। तो इसको कैपिटलाइज कर सकते हैं या तो डिफर्ड रेवेन्यू के तौर पर एक्सपेंस को डिफर करना है या नहीं करना है। वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंटरीज, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि इन्वेंटरीज का जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और जो कंपनी है, खास करके बड़ी कंपनियां होती है, उनकी इन्वेंटरीज करोर्स में होती है, तो उनके लिए डिफरेंट कॉस्ट फॉर्मूला लगती है। फीफो माने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो मान लो कई ऑयल इंडस्ट्रीज है तो उसमें आप तय नहीं कर पाओगे कि कौन सा स्टॉक पहले आया था बाद में,
क्योंकि ऑल आर मिक्स्ड इन अ सेम टैंकर और ए कंटेनर। दूसरा एक मेथड होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट, मतलब पुराना जो स्टॉक था उसका कितना कॉस्ट था, आज कितना स्टॉक है, ये सारी चीजें हम वेटेड एवरेज कॉस्ट क्या है, फीफो क्या है, सबका अभ्यास करेंगे इंटर के अंदर। तब आपके उसके ऊपर सम भी सॉल्व करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल क्या होता है कि कोई बिजनेस होता है, अच्छा खासा चलता है, और उसके बाद ये बिजनेस को बेचने की बारी आती है, तो लेने वाला जो है वो एसेट के उपरांत भी कुछ जो अमाउंट पे करता है उसे गुडविल, तो उसका अमोर्टाइजेशन करना है नहीं करना है, इज द कॉल टू बी टेक। वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट। कोई कंपनी है, उसने दूसरी कंपनी के शेयर्स लिए, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स लिए, या तो बैंक से फिक्स डिपॉजिट रखा, या तो कुछ इन्वेस्टमेंट किया, गोल्ड में किया, लैंड में किया, तो ये सारी चीजों का इन्वेस्टमेंट जो होता है उसका वैल्यूएशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसको केयर कॉस्ट बेस पर कर सकते हो, लोअर ऑफ द कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू को आप मार्केट वैल्यू अभी समझो, अदरवाइज फेयर वैल्यू इज थोड़ा सा अलग हटके कंसेप्ट है। सो मार्केट का जो वैल्यू आएगा उसमें से आप खर्चा घटाकर उसकी फेयर वैल्यू पर आ सकते हो। एक और कंसेप्ट है रिकग्निशन ऑफ द प्रॉफिट ऑन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। कोई बहुत लंबा कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल 5 साल, तो उसमें प्रॉफिट कैसे तय करना है, तो खास तौर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड कंपनियां वगैरह होती हैं वहां पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। सो परसेंटेज ऑफ द कंप्लीशन मेथड। तो मान लो कि कोई प्रोजेक्ट है, अभी 10% पूरा हुआ है इस साल में, तो आप उस हिसाब से आपका अकाउंटिंग कीजिए, तो कंप्लीट होने में कुछ चीजें बाकी है, या तो अप्रूवल जो है वो तय नहीं है, ये सारी चीजों को देख के आपको परसेंटेज ऑफ द कंप्लीशन मेथड, या तो कॉन्ट्रैक्ट मेथड के आधार पर, या तो दूसरे परसेंटेज जो भी इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं उसके आधार पर यह तय। वैल्यूएशन ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। आमतौर पर जो वैल्यूएशन होता है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होता है, उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस किया जाता है। तो कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन ऑफ द एंड इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट माने कि कोई एसेट है, उसमें मान लो कि नुकसान हुआ है, तो उतनी अमाउंट हम उसकी वैल्यू में से कम करते हैं, दैट इज कॉल्ड इम्पेयरमेंट। आमतौर पर इम्पेयरमेंट हर साल चेक किया जाता है, या तो अगर कोई बड़ा नुकसान हुआ है तो एज एंड व्हेन इट इज। ट्रीटमेंट ऑफ द कंटीजेंट लायबिलिटी। इसका ये प्रोविजनेबल है कि नहीं, प्रोविजन करते हैं तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। कोई कोई कंपनी है अपना टैक्स बचाने के लिए प्रोविजन ज्यादा डालती है ताकि प्रॉफिट कम दिखे, सो ये सारी चीजों को हमें देखना है और इसमें डिस्क्लोजर वगैरह किया हो। नाउ व्हाट आर द मीनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज? The areas wherein different accounting policies are frequently encountered can be given as follow: valuation of the inventories and valuation of the investment। उनमें अकाउंटिंग पॉलिसी जो हमने ऊपर देखी अलग अलग, उसका उपयोग होता है। Suppose an enterprise holds some investment in the form of the shares of the company at the end of the accounting period। कोई एक कंपनी ने दूसरी कंपनी की शेयर्स जो है वो होल्ड किया है, मतलब कि अपने पास लेके रखे हैं। For valuation of the shares, the enterprise may adopt FIFO, average method। तो ये सारी चीजें जो है वो फेयर वैल्यू मेथड होती है, उसका उपयोग है, तो मार्केट वैल्यू को लेके इसका वैल्यूएशन किया जा सकता है। The method selected by the enterprise for valuation is called an accounting policy। जो मेथड एडॉप्ट की गई है उसको हम क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग पॉलिसी। अब कौन सी पॉलिसी को हमें सिलेक्ट करना? सिलेक्शन ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। 3 चीजों का आधार उसमें लिया जाता है, बेस्ड ऑन प्रूडेंस, दूसरा सब्सटेंस और फॉर्म, दूसरा मटेरियल। तो इसको हम पढ़ते हैं। Choice of accounting policy is an important policy decision which affects the performance measurement as well as financial position of the business entity। क्योंकि एक पॉलिसी के बजाय आप दूसरी पॉलिसी चूज करते हो तो हो सकता है कि आपके प्रॉफिट्स के फिगर चेंज आए, प्रॉफिट्स के फिगर चेंज आएगा तो आपका परफॉर्मेंस मार्केट में चेंज हो जाएगा, आपका टैक्स लायबिलिटी चेंज हो जाएगी,
और एम्प्लॉइज मॉरल भी डाउन हो सकता है. Three major characteristics which should be considered for the purpose of the selection and application of the accounting policy are prudence, substance or form and material. तो यहाँ पर ये तीनों चीजों को हम देखते हैं कि व्हाट दे आर. प्रूडेंस का मतलब क्या है कि जो संजोगों में कोई एक अच्छा बुद्धि वाला व्यक्ति जो निर्णय लेता है, समझदारी, ऐसा शब्द हम ये बोल सकते हैं. प्रूडेंस मीन्स समझदारी से लिया हुआ निर्णय. सब्सटेंस ओवर फॉर्म मतलब मान लो कोई कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, अब उसने पॉल्यूशन वायलेशन के लिए 1 लाख रुपए का पेनल्टी हुआ, तो इसमें व्हाट इज द सब्सटेंस. अमाउंट इज नॉट मटेरियल बट सब्सटेंस क्या है. कंपनी हैज वायलेटेड लॉ एंड दैट इज फॉर एनवायरमेंट विच इज वेरी मच हार्मफुल टू द नेशन. सो ऐसी चीजों का हमें सब्सटेंस ओवर फॉर्म देखा. दूसरी चीज है मटेरियलिटी कि भाई ये पॉलिसी एडॉप्ट करने से क्या फर्क पड़ता है. मान लो कि मैं स्ट्रेट लाइन मेथड में से रिटन डाउन वैल्यू मेथड में आता हूँ और मेरे डेप्रिसिएशन में सिर्फ 1,000 रुपए का फर्क पड़ता है और मेरी कंपनी का टर्नओवर करोड़ में है, तो क्या ऐसा करना आवश्यक है? बिल्कुल नहीं. सो इट्स अ मटेरियलिटी कंसेप्ट. द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द सच अकाउंटिंग which exhibits true and fair view of the state of the affairs of the balance sheet and the profit and loss account. अल्टीमेट एम क्या है अकाउंटिंग का कि जो भी पोजीशन है उसको ट्रू एंड फेयर दिखाया जाए और लोग उसके आधार पर बैलेंस शीट हमें बनाए. कुछ और मुद्दे हैं सिलेक्शन के लिए. जो पहला है, इन्वेंटरीज आर वैल्यूड एट कॉस्ट एक्सेप्ट फॉर फिनिश्ड गुड्स एंड बाय प्रोडक्ट. Finished goods are valued at lower of the cost or market value and byproducts are valued at net real. ये शब्दों का मतलब समझ लेते हैं. पहले तो कॉस्ट मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट. मार्केट वैल्यू मीन्स हमारे पास सपोज टाटा मोटर्स ने कार बने, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है. मार्केट वैल्यू जो है वो ऐसी ही कार आप मार्केट में लेने जाएंगे तो कितना रुपए लगेगा, चाहे टाटा की हो या दूसरे की हो. दूसरा, तो इसमें से दोनों जो बेस होगा उसको हम वैल्यू करेंगे उसके आधार. दूसरा, बाय प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है कि मान लो कोई बड़ी प्रोडक्ट बन रही है तो उसमें से बहुत सारी छोटी छोटी बाय प्रोडक्ट बने. कोई लेदर शीट्स बना रहा है और उसमें से कारपेट वगैरह मान लो है, तो वो लेदर शीट्स में से बाकी का जो छोटे छोटे पीसेस बचेंगे, दैट आर कॉल्ड जो बाय प्रोडक्ट. उसकी वैल्यू कैसे मापी जाती है? इट इज नॉट द प्रोडक्शन कॉस्ट बट नेट रियलाइजेबल. रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या है कि अगर आप इसको मार्केट में बेचते हो तो कितना रुपया आपको मिलेगा. लेकिन कई बार इसमें और शर्तें शामिल होती है. बेचने के लिए आपको कोई कमीशन देना पड़ता है या तो ट्रांसपोर्टेशन आपको पे करना है, तो वो राशि को आप कम करेंगे तो नेट रियलाइजेबल. सेकेंड चीज है इन्वेस्टमेंट. लॉन्ग टर्म की खास करके, शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. आर वैल्यूड एट देयर एक्विजिशन कॉस्ट or provision for permanent diminution in value has been made wherever necessary. मान लो कोई गवर्नमेंट बॉन्ड है तो उसकी वैल्यू कम करने के रेयर चांसेस है, उसमें बहुत चेंज नहीं है. बैंक के फिक्स डिपॉजिट आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया तो उसकी वैल्यू कम होने के ऑलमोस्ट नील चांसेस है. लेकिन आपने कोई और प्रॉपर्टी, मान लो कि गोल्ड लिया है और हो सकता है कि गोल्ड के दाम कम हो जाए, तो आपको अगर ये परमानेंट नेचर का है तो आपको वैल्यू को आपको एडजस्ट करना. Sometimes a wrong or inappropriate treatment is adopted for items in balance sheet or profit and loss account or other statement. Disclosure of the treatment adopted is necessary in any case, but disclosure cannot rectify wrong or inappropriate treatment. This is very much important. मान लो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताया गया है कि आपने रिटन डाउन वैल्यू से डिप्रिसिएशन करना है. अब आपने कर दिया स्ट्रेट लाइन मेथड से, अमाउंट जो होगी उसमें कुछ डिफरेंस आएगा, आपने नोट्स टू अकाउंट में से डिस्क्लोज करना, क्या चलेगा? नॉट एट ऑल.
It is not acceptable because it is the wrong treatment, and wrong treatment is not cannot be corrected by the way of disclosure. अब हो सकता है कि आपने जो पॉलिसी एडॉप्ट की है वो उसमें चेंज करने की भी आवश्यकता पड़े। तो कौन से संजोगों में इसे चेंज कर पाएंगे? A change in accounting policy should be made in the following conditions. पहला जो है, it is required by some statute है, or for compliance with an accounting standard. मतलब विधि के द्वारा कोई लॉ जो बनाया गया है उसको अनुसार आपको इसको बदलना है, या तो आईसीआई ने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फिक्स किए हैं उसके अनुसार आपको बदलना पड़ रहा है. Change would result in more appropriate presentation of the financial statement. कभी कभी ऐसा होगा कि अकाउंटेंट को लगेगा कि मैं अगर ये चेंज करता हूं तो कंपनी का बैलेंस शीट ज्यादा अच्छा और फेयर तरीके से प्रेजेंट होगा, तो वो कर सकते हैं विद द डिस्क्लोजर. Change in the accounting policy may have a material effect on the items of the financial statement. जाहिर सी बात है कि आप जो भी मेथड चेंज करते हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फिगर में बदलाव आएगा. The effect may be positive, effect may be negative on the balance sheet. For example, if cost formula used for inventory valuation is changed from weighted average to FIFO, or if interest is capitalized, which was earlier not in practice, or if appropriate amount of interest is charged to inventory, which was earlier not in practice, all this may increase or decrease the net. तो जो पहले पद्धति नहीं थी वो आपने दाखिल की. इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं. एक तो कौन सा है, इन्वेंट्री के वैल्यूएशन का फ्रॉम द वेटेड एवरेज टू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. दूसरा है इंटरेस्ट कैपिटलाइजेशन. मान लो कि आपने कोई एसेट्स परचेज किया है और उसके लिए लोन लिया, तो जो भी एसेट को परचेज करने में इंटरेस्ट लगा होगा लोन के ऊपर, उसको भी आप कैपिटलाइज करते हो, तो ये आपको डिस्क्लोज करना. लेकिन आप ये पहली बार कर रहे हो, आपने पास्ट में कभी नहीं किया, तो क्या होगा, इट अफेक्ट्स द फिगर्स ऑफ द बैलेंस शीट. Unless the effect of such change in accounting policy is quantified, the financial statement may not help the user of. ये पॉलिसी आपने चेंज की, उससे कारण कितना फर्क हुआ. पहले वेटेड एवरेज था, बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन, अब आपने इसको रिटन डाउन किया है, या तो स्ट्रेट लाइन मेथड पर आप आए हो, तो उससे कितना रुपए का अंतर आया डेप्रिसिएशन के फिगर में, ये आपको स्पष्ट तौर पर नोट्स टू अकाउंट में दिखाना है. नहीं तो जो यूजर्स ऑफ द स्टेटमेंट है उसको इसका कोई बेनिफिट नहीं. एक क्वेश्चन जो पूछा गया था, चेंज इन द अकाउंट पॉलिसी मे हैव अ मटेरियल इफेक्ट ऑन द आइटम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. तो इसका जवाब कुछ इस तरह से बनेगा. Change in accounting policy may have a material effect on the item of the financial statement. मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी के बदलाव का फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर मटेरियल इम्पैक्ट होगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ कॉस्ट फॉर्मूला यूज्ड फॉर इन्वेंटरी वैल्यूएशन इज चेंज फ्रॉम वेटेड एवरेज टू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो उसका इम्पैक्ट. Unless the effect of such change in the accounting policy is quantified, मतलब एग्जिट फिगर के साथ आपको बताना पड़ेगा कि ये करने से 50,000, 20,000 लाख का फर्क आया, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नॉट हेल्प द यूजर ऑफ द. एग्जाम्पल्स इन द चेंज ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी. आमतौर पर आपको ये पूरा रिपीटेशन लगेगा, फिर भी एक बार पढ़ लेता हूँ. चेंज फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन मेथड टू द डेप्रिसिएशन टू रिटन डाउन वैल्यू. दूसरा है मेकिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ द एज एनालिसिस रादर देन एड ऑफ प्रोविजन. मान लीजिए कि आप बहुत सारा सेल्स जो है वो आप उधार के बेस पे कर, तो आपके जो डेटर्स है वो आपको कितना रुपया वापिस करेंगे उसका कोई परफेक्ट असेसमेंट नहीं. तो जनरली लोग क्या करते हैं, एड ऑफ प्रोविजन करते हैं, 5%, 10% वापिस नहीं आएगा. सो इट इज वन ऑफ द थिंग्स फॉर द अकाउंटिंग पॉलिसी. Change from completed contract method to the percentage of completion method.
कभी कभी क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन कंपनियां जो है वो तभी रेवेन्यू रिकग्नाइज करती है जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाए, लेकिन कभी कभी साल्स के बीच में परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड को एडप्ट किया जाता है, तो उसके कारण पूरा ये चेंज होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड ये है, और आप जब इंटर में आएंगे तो इसका सम भी आप सॉल्व करें। एक और है चेंज इन द मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन एज ए बैलेंस शीट डेट, ये भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड है। दूसरा है चेंज इन मेथड ऑफ amortization ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स टू रिफ्लेक्ट द रिवाइज्ड पैटर्न बेनिफिट। इंटेंजिबल एसेट, मान लो कोई व्यक्ति है, उसने कोई क्वारी है उसको लीज पे लिया है, या तो माइंस को लीज पे लिया, तो उसका वो जो पेमेंट उन्होंने लीज पेमेंट किया होगा, सपोज 20 साल किया है, 20 करोड़, तो वो हर साल इसका खर्चा 1 करोड़ के आधार स्ट्रेट लाइन मेथड पे दिखाएगा। लेकिन कोई कहता है कि नहीं, ये आप स्ट्रेट लाइन मेथड पे मत दिखाइए, आप जितना इसमें से प्रोडक्शन करते हैं कोई भी चीज का, मिनरल्स वगैरह का, उसके आधार पर ये करिए। तो वे लोग जब चेंज करेंगे अकाउंटिंग पॉलिसी, तो ये भी एक एग्जाम्पल है कि अकाउंटिंग पॉलिसी कब चेंज हो। 6 नंबर पर देखते हैं री एस्टिमेटिंग रेसिडुअल वैल्यू ऑफ द लीज्ड एसेट। कोई भी लीज्ड एसेट होती है, लीज का मतलब क्या होता है, भाड़े पे लिए गई एसेट्स, तो उनकी वैल्यू कितनी है, उससे हमें कितना फायदा होगा बिजनेस को, तो उसका एस्टिमेट बदल सकता है। कभी कभी आपने देखते हैं, कभी मेरा जो लीज एसेट्स में से मुझे अभी वैल्यू 5 करोड़ है, लेकिन एक्चुअल में इसमें से सिर्फ 4 करोड़ रुपए रियलाइज हो सकते हैं, तो भी आप अपनी अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। यस, एक है चेंज फ्रॉम लीफो टू फीफो मेथड ऑफ एसेटिंग द कॉस्ट ऑफ इनकम। लीफो माने लास्ट इन फर्स्ट आउट, एस टू माने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के आधार पर है। आप इंटर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो ऐसी कोई मेथड आप चेंज करते हो तो अकाउंटिंग पॉलिसी आपने चेंज की गई ऐसा माना जाता है। यस, फाइनली हम आते हैं ट्रू एंड फॉल्स के ऊपर। पहला जो है, देयर इज अ सिंगल लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी व्हिच आर एप्लीकेबल टू ऑल द एंटरप्राइज इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, तो हम जानते हैं कि ये फॉल्स है। देयर इज नॉट अ लिस्ट एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल लिस्ट फॉर ऑल। दूसरा है सिलेक्शन ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी डजंट इम्पैक्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द, तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, प्रॉफिट कैन बी इंक्रीज और प्रॉफिट कैन बी डिक्रीज्ड। A change in the accounting policy should be made and when business like to show result as per their choice. This is absolutely false, क्योंकि जो बैलेंस शीट है उसको ट्रू एंड फेयर दिखाना है, नहीं कि मैनेजमेंट के बेसिस के आधार पर दिखाना है कि भाई चलो इस साल प्रॉफिट दिखा दो, अगले साल लॉस दिखाएंगे। इट इज नॉट लाइक अ गेम, बट इट शुड बी ट्रू एंड फेयर पिक्चर, सो इट्स अ फॉल्स। फोर्थ वन, choosing FIFO or weighted average method for inventory valuation is selection of the accounting policy, बिल्कुल सही है, true है। 5 नंबर पे आते हैं, selection of an appropriate accounting policy decision will overstate the performance and financial position of a business entity every day. This is a false। यहाँ पर ओवरस्टेट दिया गया है, ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी ये अंडरस्टेट भी है। तो इन अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी से दोनों चीजें हो सकती हैं। सो इसके साथ हमारा 5वां यूनिट होता है। मिलते हैं 6th यूनिट में। वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट यूनिट 6। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, लेकिन इसकी थियरी आपको सिर्फ समझनी है। अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन, वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स इन एस्टिमेट। इसके जो
अलग अलग कॉस्ट के प्रिंसिपल से उसको हम समझेंगे और कैसे ये काम करता है। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ मेजरमेंट। तो प्रोफेसर आर्च चैम्बर्स डिफाइंड मेजरमेंट एज ए assignment of numbers to objects and events according to the rules specifying the property to be measured, the scale to be used, and the dimension of. To be frank, फर्स्ट रीडिंग में कुछ समझ में नहीं, लेकिन कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर आप इसको दिमाग में रखते हैं कि कोई चीज, अब मान लो कोई कैलकुलेटर है, उसको आप सोचिए दिमाग में, और उसके बाद इसका मेजरमेंट के बारे में आप सोचते हैं तो आपको समझ में आए। पहली बात तो यह है कि सबसे पहले आपको क्या सोचना है, स्पेसिफाइंग द प्रॉपर्टी टू बी मेजर्ड। आपको क्या मेजर करना है। मान लो मुझे मिल्क मेजर करना है तो मैं कौन सा यूनिट लूंगा, लीटर। मुझे रोड की लेंथ मापनी है, किलोमीटर। मुझे खुद की हाइट मेजर करनी है तो वेट मेजर करना है, किलोग्राम। हाइट मेजर करनी है तो मीटर्स या सेंटीमीटर्स। सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी टू बी मेजर्ड, द स्केल टू बी यूज, कौन सा स्केल लेना है, इन द डायमेंशन ऑफ आपके पास एक मैजिक क्यूब है जिससे आप खेल रहे हो। आप इसको मेजर करना है तो आपको उसकी हर साइड के बारे में सोचना। देयर आर 6 साइड्स, तो डायमेंशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आपको ये कहा गया है कि चलिए एक मकान है, आप इसको मेजर करके आइए। क्या होगा, जब आप उसको मेजर करने जाओगे तो आपने देखा कि भाई ये तो लंबा भी है, चौड़ा भी है, इसकी हाइट भी है, मतलब कि all the dimension has to be measured. So, once again, assignment of the numbers of the two objects and events according to the rules specifying the property to be measured, the scale to be used, and the dimension of the, इस तरह से इस मेजरमेंट को डिफाइन। मेजरमेंट इज अ वाइटल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। क्यों हमें वाइटल है? Primarily, transaction in events are measured in terms of money, क्योंकि हर एक हमारी इवेंट्स और ट्रांजेक्शन किस में मेजर किया गया है, मनी के फॉर्म में। आप बोलेंगे, मान लीजिए कि मुकेश भाई है अंबानी, आपके पास आते हैं और बोलेंगे कि रिलायंस ने प्रॉफिट किया, तो आपका पहला दिमाग में प्रश्न क्या आएगा, कितना प्रॉफिट? तो वो बोलेंगे 10 करोड़। आप क्या बोलेंगे, प्लीज डिफाइन, 10 करोड़ आप रुपीस बोल रहे हो या डॉलर बोल रहे हो? So it is always in terms of money. It cannot be measured in other way. प्रॉफिट हो या तो इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है या तो अलग अलग चीजों की वैल्यूज कितनी है, तो ये सारी चीजें आप में डिफाइंड। Chambers' definition has been widely used to judge how far accounting can be treated as a measurement discipline. तो अकाउंटिंग को मेजरमेंट डिसिप्लिन जो है वो माना जा सकता है या नहीं माना सकता, ये प्रश्न की चर्चा यहाँ पर की। According to this definition, the three elements of the measurement are identification of the objects and events to be measured. इस चीज का हमें इवेंट का मतलब, इवेंट अकाउंटिंग में क्या होगा, इवेंट ईयर एंड के अंदर स्टॉक कितना है, प्रॉफिट कितना हुआ है, तो ये सारे जो इवेंट्स है या तो ऑब्जेक्ट्स है, अलग अलग चीजें हैं, उसका मेजरमेंट हमें आइडेंटिफाई करना है। दूसरा है सिलेक्शन ऑफ द स्टैंडर्ड्स और स्केल टू बी यूज, किस हिसाब से हमें इसको मेजर करना है, तो ये स्टैंडर्ड स्केल नेचुरली अकाउंटिंग में मनी जो है उसका उपयोग होता है। तीसरा है इवोल्यूशन ऑफ द डायमेंशन ऑफ द मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स और स्केल, मतलब जो आप स्केल या तो स्टैंडर्ड यूज कर रहे हो, क्या उससे सही आकलन हो सकता है, एग्जैक्ट मेजरमेंट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। पहला है ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स टू बी मेजर्ड। We have earlier defined accounting as the process of identifying, measuring, and communicating economic information to permit informed judgment and decision by the user of the information. हमने यूनिट 1 में जब अकाउंटिंग को डिफाइन किया था तो ये
डेफिनेशन को समझा। सो अकाउंटिंग इसेंशियली इंक्लूड्स मेजरमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन। सो अकाउंटिंग क्या है? हमें एक इंफॉर्मेशन देता है और ये मेजर करके देता है कि ये फर्म की एसेट्स कितनी, लायबिलिटी कितनी, ये फर्म कितना रुपया कमा रहा है, मतलब प्रॉफिट क्या है, तो कितना लॉस किया है। डिसीजन मेकर्स नीड पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इंफॉर्मेशन। डिसीजन मेकर को ये सब चीजें चाहिए, लेकिन फ्यूचर का इंफॉर्मेशन आपको एश्योरेंस के साथ कोई नहीं दे सकता। फॉर एक्सटर्नल यूजर्स जनरली द पास्ट इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड। मतलब जो पास्ट की इंफॉर्मेशन होगी वो हम बैलेंस शीट के माध्यम से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से देते हैं। दूसरा है स्केल। इन अकाउंटिंग मनी इज द स्केल ऑफ मेजरमेंट। हम हर चीज को किस तराजू से मापेंगे? पैसों से। और इसीलिए हर एक बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हम लिखते हैं रुपीज इन लैक्स, रुपीज इन थाउजेंड्स। दैट इज अ स्केल। In accounting, money is the scale of measurement, although nowadays quantitative information communicated along with the monetary information. मतलब बैलेंस शीट के साथ नोट्स टू जो अकाउंट होता है उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम देखते हैं कि ये फिगर्स किस तरह से डिराइव किए गए हैं और उसके दूसरे पहलू। मनी एज अ मेजरमेंट स्केल हैज अ नो यूनिवर्सल डायमेंशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको जो बोल्ड किए गए शब्द है नो यूनिवर्सल डिनोमिनेशन, इसका मतलब क्या है कि भाई मनी भारत में रुपया कहलाता है, यूके में पाउंड स्टर्लिंग कहेगा, यूएस में डॉलर कहलाएगा। तो हर एक जगह पर उसका कोई एक नाम नहीं, तो हर जगह पर उसकी वैल्यू भी एक नहीं है। Money as a unit of measurement lacks universal applicability across the boundary of a country unless a common currency is in the world. जैसे कि यूरोपियन यूनियन ने कॉमन करेंसी अपनाई थी, हालांकि ब्रिटेन बाद में से उसमें से एग्जिट कर गया, ब्रेक्सिट जिसे हम कहते हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो ही करेंसी यूनिवर्सल रहेगी, अदरवाइज इट इज नॉट a universal application. Since the rate of exchange fluctuates between two currencies, over the time money as a measurement scale also become. मान लो आपने कोई व्यापार किया है डॉलर के अंदर, जब तक वो पैसा आपके पास पहुंचता है हो सकता है डॉलर की वैल्यू बढ़ गई हो या कम हो। सो इट इज अ वॉलेटाइल। तीसरी चीज है डायमेंशन। एन आइडियल मेजरमेंट स्केल शुड बी स्टेबल ओवर टाइम। दैट इज टू से मेजरमेंट स्केल शुड बी स्टेबल इन डायमेंशन पर, लेकिन आपने देखा कि रेट फ्लक्चुएशन के साथ ये बदलता है। Money as a scale of measurement is not stable. There occurs continuous change in the input-output prices. The same quantity of money may not have the ability to buy the same quantity of the identical goods and dates. खास करके मनी के वैल्यू में चेंज आता है और कमोडिटी के वैल्यू में भी चेंज आ रहा है। Thus, accounting measures information mostly in money terms, which is not a stable scale having universal applicability and also not stable in dimension for comparison over the time. So it is not an exact measurement discipline. ये exact measurement। अब अकाउंटिंग की बात करते हैं, तो अकाउंटिंग मेजरमेंट डिसिप्लिन है या नहीं है? Measurement is an important part of the accounting discipline, but a set of theorems governs the whole measurement subsystem. These theorems should be carefully understood to know how the cogs of the accounting will work. तो ये जो पहिया है अकाउंटिंग का, उसके जो आधार या कॉक्स है वो किस तरह से काम करते हैं, तो कि तीन आधार पर ये काम करता है। Nowadays, the accounting profession earmark three theorems, namely going concern, consistency, and accrual as fundamental accounting assumption. तो ये तीन बेस पर हम काम करते हैं और उसके आधार पर, जैसा कि हमने कहा, अकाउंटिंग इज एन आर्ट, इट इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। बट इन अकाउंटिंग मनी इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। लेकिन यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो पैसा है। So let us take one thing for granted, that all transaction events are to be recorded in terms of money.
Quantitative information is also required in many cases, but such information is only supplementary to the motivation. बहुत सारी इंफॉर्मेशन नोट्स टू अकाउंट में दी जाती है, बट वो सप्लीमेंट्री होती है और मेन फिगर्स जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिए। अब बात करते हैं इस चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स का। कि कोई भी चीज है, चाहे इन्वेंट्री हो, चाहे फिक्स एसेट्स हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, उसको वैल्यू कैसे करेंगे। तो जनरली एक्सेप्टेड मेजरमेंट बेसिस और वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स चार है। एक तो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, दूसरा करंट कॉस्ट है, एक तीसरा रियलाइजेबल वैल्यू है और प्रेजेंट वैल्यू है। इसका हम वन डिस्कशन। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब है एक्विजिशन प्राइस, मतलब कितने रुपए में आपको वो एसेट्स मिली थी। According to these base, assets are recorded at an amount of cash or cash equivalent paid to the fair value of consideration given at the time of acquisition. मान लो 1 साल पहले आपने एक बिल्डिंग परचेस किया था 10 लाख रुपए, तो दैट वाज द फेयर वैल्यू उस टाइम की थी, तो वो आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट बने। Liabilities are recorded at the amount of proceed received in exchange for the obligation. In some circumstances, a liability is recorded at the amount of cash or cash equivalent expected to be paid to satisfy the normal cost. मतलब कि आपको लायबिलिटीज, मतलब आपको पेमेंट करने का ऑब्लिगेशन नहीं, तो आप कुछ सोचेंगे कि भाई चलो मुझे ये बिल पेमेंट करना है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो ये सोचकर आप इसका अकाउंटिंग फॉर करेंगे, जो कि नॉर्मल कॉस्ट में होगा, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में नहीं। क्योंकि मान लीजिए कि आप तो नॉर्मल कॉस्ट में है, लेट्स टेक मुंबई टू दिल्ली की फ्लाइट है, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में 10,000 रुपीज चार्ज होता है, लेकिन आप क्रिकेट मैच के टाइम पे अहमदाबाद की टिकट बुक करा रहे हो मुंबई से, तो हो सकता है वो 30,000, 35,000 या 50,000 की मिले। तो ऐसी सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। नॉर्मल कॉस्ट में जो अमाउंट होगी वो आप लायबिलिटी को। एग्जाम्पल, on 1st Jan 2005, a businessman Ram paid 5 lakhs to purchase the building. Its acquisition price is 5 lakh is the historical cost of. Second thing, loan taken from the bank at the proceed received 4 lakh at the rate 15%, the liability will be recorded at the 4 lakh. लेकिन क्या मुझे ये 4 लाख पेमेंट करने हैं? नहीं। अगले साल जब मैं पेमेंट करने जाऊंगा तो 60,000 रुपीज एट द रेट ऑफ 50% विल बी पेड मोर, but liability will be taken at the historical cost. For services received for which it is expected that 20,000 will be paid, hence liability will be recorded at 20,000. मान लो कार हायर करते हैं घूमने के लिए और हमें ये लगता है कि भाई 20,000 का खर्चा होगा, तो उसको 20,000 पर आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। दिस बेस इज द मोस्ट कॉमनली फॉलो। आपको ज्यादातर यही बेस देखने का है। अब बात करते हैं करंट कॉस्ट की, इसको थोड़ा आपको अच्छी तरह से समझना। करंट कॉस्ट गिव्स एन अल्टरनेटिव मेजरमेंट बेस फॉर एग्जिस्टिंग एसेट इन लायबिलिटी। तो भाई आज की तारीख में मैं ये एसेट लेता हूँ तो मेरा कॉस्ट कितना होगा, ये आपको सोचकर करंट कॉस्ट बेस पर अकाउंटिंग आप कर सकते हैं इन रेयर सर्कमस्टेंसेस, लेकिन कंसेप्ट आप समझ लीजिए। Assets are carried at the amount of the cash or cash equivalent that would have to be paid if the same or an equivalent asset was acquired currently. Liabilities are carried at the undiscounted amount of the cash or cash equivalent that would be required to settle the obligation currently. यहाँ पर एक नई चीज आ गई, अनडिस्काउंटेड अमाउंट का मतलब, मान लो कि मुझे अपने सप्लायर को 10 लाख रुपया देना है। अब मेरी कंडीशन थी कि भाई 3 महीने के बाद मैं 10 लाख दूँ। सप्लायर बोलता है कि मुझे आज पैसों की बहुत ज़रूरत है, आप एक काम कीजिए, आप मुझे 9,50,000 मैं आपका अकाउंट सेटल कर। तो ये जो डिस्काउंट अमाउंट है उसको आप जब रिकॉर्डिंग करेंगे तो ध्यान में नहीं रखना है, लेकिन अगर आप करंट कॉस्ट के आधार पर सोचेंगे तो आपका लायबिलिटी कितना है? 9,50,000। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ करंट कॉस्ट।
एक एग्जाम्पल देखते हैं. On 1st Jan 16, Ram found that it would cost 15 lakhs to purchase that building. So as per the current cost base, the machine value is, सपोज उसने 10 लाख का कोई मशीन एक साल परचेस किया था 15 में, तो अब 16 साल में तो सोचेगा कि भाई इसकी वैल्यू तो 15 लाख हो चुकी है, तो अब इसकी करंट कॉस्ट बेस क्या बनेगा. दूसरा, take also that on 1st of Jan 16, the bank announces a discount of 10% on the loan amount if it is paid by 15 days starting from that day. So as per the current cost base, the value of the bank loan is 3,60,000 or like less 10% discount. हालांकि बैंक अभी ऐसी कोई योजनाएं डिक्लेयर नहीं करता, लेकिन एग्जाम्पल के लिए क्या है कि बैंक ये बोलेगा कि आप पैसे वापस करोगे तो 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो आपका लायबिलिटी कौन सा रहेगा करंट कॉस्ट के आधार पर 3,60,000. एट फाउंडेशन लेवल ऑफ द स्टडी यू मे नॉट यूज इट एनीवेयर इन. सो ये अच्छी बात है कि आपको अभी नहीं करना है, लेकिन आपको समझ में रखना है, क्योंकि आने वाले सालों में इसके ऊपर सम्स करेंगे. अब रियलाइजेबल वैल्यू. As per the realizable value, assets are carried at the amount of cash or equivalent that could currently be obtained by selling the asset in orderly disposal. Asset disposal may yield something less. This is very much important. Suppose मैं एक वेजिटेबल वेंडर हूँ, मैंने 1 लाख रुपए के पोटेटोज परचेस किए हैं, मेरे पास 1 लाख का स्टॉक है, रेगुलरली मैं इसको सेल करता हूँ, मुझे 1,20,000 मिलता है. लेकिन अगर हैफेसार्डली मैं सेल करने लगूंगा, चलो मुझे ये रियलाइज आज ही करना है, हो सकता है 80,000 आए, 90,000 आए, सो इट शुड बी इन अ रेगुलर कोर्स ऑफ. Liabilities are carried at the settlement values. That means undiscounted amount of the cash or cash equivalent expressed to be paid to satisfy the liability in the normal course of business. जैसे बैंक लोन में हमने बात की थी कि उसका 4 लाख रुपया था, तो हम उसका अकाउंटिंग भी 4 लाख रुपये ऊपर करें. अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं. Suppose Ram found that he can get 14 lakh rupees if he would sell the building purchase on 1st Jan 2055. राम ने एक मशीन जो मतलब बिल्डिंग परचेज किया था, उसको आज वो बेचता है तो 14 लाख रुपया मिलता है. सो द बिल्डिंग शुड बी रिकॉर्डेड एट 14 lakhs, द रियलाइजेबल वैल्यू शेयर. तो आपको उसकी रियलाइजेबल वैल्यू का पर आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं 14. Take also that Ram found that he has no money to pay off the bank loan currently and will pay in normal course. राम को बैंक ने ऑफर दिया कि आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, अभी जाके पे कर दो, बस पैसा नहीं. क्या होगा? So the bank loan should be recorded at 4 lakhs, the settlement value of. You may find use of it only in inventory valuation, which is valued at cost, or net realizable value, whichever is lower. तो ये रियलाइजेबल वैल्यू कंसेप्ट का यूज बहुत जगह पर होगा, खास करके इन्वेंट्री वैल्यूएशन के ऊपर. जब नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो है, नेट का मतलब क्या है, रियलाइजेबल वैल्यू माइनस रिलेटेड एक्सपेंसेस. तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो है वो अगर कॉस्ट से कम होती है तो आप इन्वेंट्री का वैल्यूएशन विच एवर इज लोअर है उससे. चलिए ट्रू एंड फॉल्स को देखते हैं. There are 4 generally accepted measurement bases. इसमें आप देखेंगे कि एक तो है हिस्टोरिकल कॉस्ट, दूसरा करंट कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू, चौथा है फ्यूचर वैल्यू. तो ये जो चौथा है वो गलत है, वहां प्रेजेंट वैल्यू होना चाहिए, सो इट इज अ फॉल्स. हिस्टोरिकल कॉस्ट मींस प्राइस पेड एट द टाइम ऑफ द एक्विजिशन, मतलब जब हमने एसेट को लिया था एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट ये बिल्कुल ट्रू है. तीसरा, as per future value, assets are carried at the amount of cash or cash equivalent that could currently be obtained by selling the asset in orderly disposable. तो ये फ्यूचर वैल्यू का कंसेप्ट हम लेते ही नहीं है, ये रियलाइजेबल वैल्यू का कंसेप्ट है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. 4 नंबर पे आते हैं.
At present value, liabilities are carried at the value of the future net cash flow outflow that are expected to be required to settle the liability normal course of business. Once again, this is a false. ये realizable का concept है, ये इसमें present value. Fifth number, ABC purchased a machinery amounting 10 lakh on 1st April 2001. On 31st March 22, मतलब एक साल के बाद 2021, मतलब बहुत सालों के बाद the similar machine could be purchased for 20 lakh. Historical cost of the machine is 20 lakh. तो ये गलत है. हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 10 लाख ही रहेगी, वो बदलेगी नहीं. Sixth number, ABC purchased a machinery amounting 10 lakh on 1st April. On 31st March 22, similar machine could be purchased for 20 lakhs. Current cost of the machine is 20 lakh. So it is a true naturally कि अभी 20 लाख इसकी वैल्यू है, तो आज की तारीख में करंट कॉस्ट इसकी 20 लाख है. Change in accounting estimates has to be given retrospective effect. Retrospective effect का मतलब क्या है? कि जब से एसेट जो है आपने ली है या तो लायबिलिटी इनकर हुई है, तब से उसमें परिवर्तन देना. तो अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता है. अगर आप अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज करते हो तो उसका प्रोस्पेक्टिव मतलब अभी से उसका इफेक्ट है. सो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. यस, ये क्वेश्चन है, दोनों देख लेते हैं. डिफाइन मेजरमेंट इन ब्रीफ. एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंट एलिमेंट. So measurement is a vital aspect of accounting. Primarily, transaction events are measured in terms of three elements of measurements are identification of object and events to be measured. दूसरा, selection of the standard or scale. तीसरा, evaluation of the dimension of measurement standard or scale. एक तो है आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है सिलेक्शन ऑफ द स्केल और स्टैंडर्ड, और तीसरा है इवेल्युएशन ऑफ द measurements. The second question, describe in brief the alternative measurement base for determining the value of which an element can be recognized in the balance sheet or statement of accounts. So what are the alternative measurement base? तो उसमें हमारे पास चार है: हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, रियलाइजेबल और सेटलमेंट वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू. फर्क क्या है रियलाइजेबल वैल्यू में और प्रेजेंट वैल्यू में? प्रेजेंट वैल्यू मतलब that can rate which we can asset in market. Realizable value में क्या होगा कि expenses related to the realization will be deducted, so it will be the net realizable. So friends, with this हमारा 6th यूनिट भी कंप्लीट होता है. फाइनल यूनिट 7 में मिलते हैं. थैंक यू वेरी मच. Yes friends, welcome to the last unit of this chapter, that is accounting standards. सबसे पहले बात करते हैं accounting as a language of business communicates the financial result of an enterprise to various stakeholders by means of financial statement. तो ये स्टेटमेंट हम 3-4 बार पहले भी बोल चुके हैं. अकाउंटिंग क्या है? बिजनेस की भाषा है. और ये क्या बताता है? तो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के माध्यम से फाइनेंशियल रिजल्ट्स और पोजीशन जो है अलग अलग यूजर्स को दिखाते हैं, बताते. If the financial accounting process is not properly regulated, there is a possibility of financial statements being misleading, tendentious, and providing a distorted picture of the business rather than the true. मतलब कि अगर कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है तो हर लोग अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ प्रिंसिपल लेके स्टेटमेंट बनाएंगे फाइनेंशियल, जो कि कंपेरेबल नहीं रहेंगे और उसमें डिस्टॉर्शन होने की काफी संभावना. टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी मतलब पूरी तरह से सब कुछ चीजें साफ दिखाई दे, ट्रांसपेरेंट रहे. कंसिस्टेंसी मतलब एक समानता रहे. कंपेरेटिबिलिटी मतलब एक दूसरे के साथ कंपेयर हम कर सके.
एडिक्वेसी मतलब संपूर्ण इंफॉर्मेशन आए, एंड रिलायबिलिटी जिसके ऊपर भरोसा कर सके। ऐसी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए इट इज एसेंशियल टू स्टैंडर्डाइज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड पॉलिसी, मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज को स्टैंडर्डाइज किया जाना चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसको हम आगे एएस बोलेंगे, provides the framework and standard accounting policies for treatment of transaction and events so that the financial statement of different enterprise becomes comparable। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक ऐसा फ्रेमवर्क देता है जिसके अंदर हर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो सिमिलर रहेगा, उसके एजम्पशन सिमिलर रहेंगे, पॉलिसी या सिमिलर रहेगी, तो हम उसे आसानी से कंपेयर कर पाए। Now, what are the objectives of the accounting standard in brief? ऐसा एक प्रश्न पूछा जा सकता है, explain the objectives of the accounting standard in brief। तो अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है तो accounting standards are selected set of accounting policy or broad guidelines regarding the principle and method to be chosen out of several alternatives। तो पिछले यूनिट में हमने देखा था कि भाई डेप्रिसिएशन में या तो वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंट्री में आप बहुत सारे अलग अलग मेथड्स का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो क्या है वो हमें गाइड करता है कि इसमें से कौन सी हमें चूज करनी है। The main objectives of the accounting standard is to establish standards which have to be complied with to ensure that financial statements are prepared in accordance with generally accepted accounting principles, जिसे हमने गैप शब्द का यूज किया था। तो ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को एस्टेब्लिश करने का, कि हर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंपनियां बनाने वाले और बनवाने वाले सभी ये गैप्स का पालन करें और एक समान बने। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 टू सजेस्ट द रूल्स एंड क्राइटेरिया ऑफ द अकाउंटिंग मेजरमेंट। हर एक जो पॉइंट्स होता है प्रॉफिट एंड लॉस में या तो बैलेंस शीट में, तो वो एसेट्स लायबिलिटी को किस तरह से प्रेजेंट करना है, तो वो कौन हमें बताएगा? स्टैंडर्ड। These standards harmonize the diverse accounting policy and practice at present used in India। तो हमारे देश में क्या है कि दो एजेंसियां हैं, एक तो आईसीएआई है जो कि नॉन कंपनीज के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू करती है, और बड़ी कंपनियां होती है जिसका टर्नओवर 250 करोड़ और से ज्यादा है, तो उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का प्रयोग, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का प्रयोग है जो कि भारत सरकार इश्यू करती है। नाउ ऐसा एक प्रश्न आ सकता है, स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ द सेटिंग ऑफ द स्टैंडर्ड। तो क्या एडवांटेजेस रहेंगे? तो हमने एक दो तीन तो ऑलरेडी देख लिए कि सबका स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगा, तो कंपैरेबिलिटी रहेगी। तो इसको पढ़ते हैं। The main advantage of setting accounting standard is that the adoption and application of accounting standard ensures uniformity, comparability, and qualitative improvement in preparation and presentation of the financial statement। तो तीन चीजें हमें यहाँ पर मिलती है, एक तो यूनिफॉर्मिटी मिलती है, सभी एक समान रहेगा, कंपेरेबिलिटी, एक कंपनी का ट्रांजेक्शन बैलेंस शीट दूसरी कंपनी से साथ कंपेयर कर सकते हैं, और तीसरा क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट, मतलब स्टैंडर्ड इस तरह से बनाया गया है कि हमें ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखाई पड़े, इसे बनाया जाता है। The other advantages are reduction in variations, मतलब वेरिएशन कम रहेगा, तो ईज ऑफ यूज मतलब उसको समझने में आसानी होगी। डिस्क्लोजर्स बियॉन्ड दैट रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड फैसिलिटेट्स कंपटीशन, मतलब कि वो हमें जो कायदे के अनुसार डिस्क्लोजर करने हैं उसके अलावा भी हम उसमें डिस्क्लोजर दे सकते हैं और कंपैरिजन में आसानी होती है। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डील विद द इश्यू ऑफ रिकग्निशन ऑफ द इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन, मतलब ये स्टैंडर्ड में जब बनाए जाते हैं तो उसमें ये देखा जाता है, कंसीडर किया जाता है कि कौन सी इवेंट और ट्रांजेक्शन को रिकग्नाइज करना है, मेजरमेंट ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, मतलब किस तरह से इसका हिसाब किताब वगैरह हम करना है, प्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, मतलब प्रेजेंटेशन क्या है, इट इज द figures given in the profit and loss
बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन। तो उसके अंदर जो ट्रांजेक्शन इन इवेंट्स दिए जाते हैं उसके लिए नॉर्म सेट किए गए हैं, किस प्रकार के किए वो अभी लिस्ट देखेंगे तो पता चलेगा। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या है? एक हमने पढ़ा था AS1 के बारे में कि अगर आप फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट जो कि 3 है, गोइंग कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी वगैरह, तो उसका पालन नहीं करते हैं तो आपको डिस्क्लोजर देना है, मतलब नोट्स टू अकाउंट में लिखना है कि हमने इसका पालन नहीं किया। तो ये तीनों कंसेप्ट जो है, एक्रूअल या तो गोइंग कंसर्न और कंसिस्टेंसी है, उसका पालन होना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए कैसे जाते हैं। तो ये जो आपके सामने चार्ट है उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर द स्मॉल बिजनेस एंटिटीज और नॉन कंपनीज के लिए है, और ये ICAI मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा इश्यू किया गया है। सबसे पहले बहुत सारे जो हमारे प्रैक्टिशनर्स भाई हैं या बहनें हैं, वो कुछ सजेशन वगैरह देती है कि कौन से एरिया में स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। उसके आधार पर एक स्टडी ग्रुप बनता है ICAI में। वो स्टडी ग्रुप एक ड्राफ्ट बनाएगा और सभी स्टेक होल्डर्स को ये भेजेगा। तो उसमें खास तौर पर कमेटी के मेंबर्स, दूसरे इस फील्ड के एक्सपर्ट जैसे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एसएमईज कहते हैं, या तो भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्शियल अफेयर में भी भेजा जाता है कि वे लोग भी इसको एक बार देख ले कि कोई लॉ के साथ कोई ऐसा तो हम स्टैंडर्ड नहीं बना रहे हैं जो सुसंगत ना हो। एसेसमेंट ऑफ द व्यूज ऑफ द डिफरेंट बॉडीज ऑन ड्राफ्ट। मान लो कि कोई आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रहे हो जो मर्चेंट एसोसिएशन को एक्सेप्टेबल नहीं है, तो क्या होगा, इट विल बी मेक ए प्रॉब्लम। सो उनको भी कॉन्फिडेंस में आपको लेना है। फाइनलाइजेशन ऑफ द एक्सपोजर ड्राफ्ट, ED जिसको बोलते हैं, तो ये जो ड्राफ्ट बनेगा उसको फाइनल करते हैं, फिर इसको पब्लिश करते हैं वेबसाइट के ऊपर, उसको रखा जाता है कुछ दिनों के लिए ताकि लोग अपने कमेंट्स उसके ऊपर भेज सके। जो कमेंट्स आते हैं उसको एनालाइज किया जाता है और जरूर हो तो ड्राफ्ट को मॉडिफाई किया जाता है, और उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इश्यू किया जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर इश्यूड बाय ICAI। कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है पहले नोट पढ़ लेता हूँ। यहाँ पर पूरा 27 का लिस्ट है, लेकिन द लिस्ट ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स गिवन अबव डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ सिलेबस। ये आपके फाउंडेशन के सिलेबस में नहीं है। इट हैज बीन गिवन हियर फॉर द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स ओनली। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जैसे कि फाउंडेशन की एग्जाम आपकी कंप्लीट होती है, ऐसा ही एक चार्ट अपने हाथों से लिखकर अपने बेड के पास लगा लेना और रोज इसको आपको 2-3 बार पढ़ना है। इससे क्या होगा, आपका जो इंटर का अकाउंटिंग होगा बहुत इजी होगा। सिर्फ आप ये सब नाम वगैरह याद रखेंगे तो आपके माइंड में एक किसकी इंप्रेशन बन जाएगी, और जब आपको एग्जाम में प्रेजेंटेशन वगैरह करना तो ये आसानी से रिकॉल हो सकता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उसका नाम ही सजेस्ट करती है कि किसके रिलेटेड है। मैं इसको क्विकली पढ़ जाता हूँ, आपको सिर्फ इसको सुनना है। S1 जो है वो है डिस्क्लोजर ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी। मतलब क्या है कि तो जो भी अगर आपने पॉलिसी में चेंज किया है तो आपको उसमें मेंशन करना है, या तो कोई पॉलिसी आप नहीं या पहली बार एडॉप्ट कर रहे हो तो भी मेंशन करना है नोट्स टू अकाउंट्स में। S2 इज रिलेटेड विद द वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंटरीज। तो वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंटरी का एक रूल हमने देखा कि इन्वेंटरी इज वैल्यूड एट द कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो ये कहा गया है ये AS2 में। AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट हर एक कंपनी को किस तरह से बनाने हैं उसके बारे में है। AS4 कंटीजेंसी एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। क्या घटनाएं अगर कुछ ऐसी होती है जो बैलेंस शीट के ऊपर इम्पैक्ट करती है, उसका AS4 में उसके बारे में गाइडलाइन है। AS5 जो है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड
प्रायर पीरियड आइटम्स इन चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी। पिछले पास्ट में से अगर कुछ चेंज हुआ है तो इसकी इफेक्ट कैसे देंगे, इसका गाइडेंस है। एज 6 जो है वो अभी यूज में नहीं है। एज 7 जो है अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में आपने दो मेथड्स देखे थे, कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और परसेंटेज बेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। उसका जो प्रावधान है वो एज 7 में दी। एज 9 जो है वो रेवेन्यू रिकग्निशन के बारे में है, रेवेन्यू कब रिकग्नाइज करना है। एज 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड हमारी बैलेंस शीट के अंदर जो फिक्स एसेट होती है, इसको आप फिक्स एसेट नहीं कहते हैं बट पीपीई मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहते हैं। तो एज 10 उसके बारे में बात करें। एज 11 जो है द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। मतलब कोई कंपनी है वो फॉरेन एक्सचेंज में डील कर रही है या तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर रही है, तो जो रेट में चेंज होता है उसकी इम्पैक्ट अकाउंटिंग में कैसे देनी है वो एज 11 में है। एज 12 जो है वो गवर्नमेंट ग्रांट्स है, क्योंकि गवर्नमेंट ग्रांट्स आपको मिलती है तो उसको रेवेन्यू रिसिप्ट माने, कैपिटल रिसिप्ट माने। ये कहाँ लिखा है? एज 12। एज 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई इन्वेस्टमेंट को आपको वैल्यूएट करना है हर क्वार्टर बेस या तो ईयर बेस पर, और उसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे ये एज 13 में दिया है। 14 इज अकाउंटिंग फॉर एमलकमेशन। एमलकमेशन आपने कुछ टाइम के पहले सुना था भाई, वोडाफोन करके एक मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर थे कंपनी, और दूसरी कौन सी थी, दोनों बन के VI, दूसरा था आइडिया। तो ये दोनों का जब एमालगमेशन हुआ, मर्जर हुआ, तो एक नई एंटिटी बनी। तो इसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे, दैट इज गिवन इन द एज 14। एज 15 जो है वो एम्प्लॉयज बेनिफिट के बारे में है। जो भी व्यक्ति जॉब करता है, कर्मचारी है, उसको क्या बेनिफिट मिलेंगे और इसका अकाउंटिंग कैसे करना है। यहाँ पर प्रिंसिपल हम बात किसकी करेंगे कि इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे डाल। एज 16 बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट माने हमने एक बिल्डिंग बनाया है और उसके लिए लोन ली है, तो उसको किस तरह से आपको अकाउंटिंग फॉर करना। एज 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। सेगमेंट रिपोर्टिंग ये कहता है कि कोई बिजनेस है, मान लो आईटीसी कंपनी, तो वो टोबैको के प्रोडक्ट तो बनाती है लेकिन साथ में नोटबुक भी बनाती है, पेंसिल भी बनाती है, बहुत सारी चीजें ऐसी है, स्टेशनरी आइटम्स। सो वो हर एक सेगमेंट का अपना अलग बैलेंस शीट तो रखते हैं, लेकिन साथ में उसको कंबाइन करके देना होता है। तो इससे सारे सेगमेंट्स का एक रिपोर्टिंग होता है, इसे एज 17 में कहा। एज 18 इज रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। हमने बात की थी कि भाई एंटिटी कंसेप्ट के अंदर जो ऑनर है और कंपनी दोनों अलग चीजें हैं। हर एक बिजनेस में ऐसा होता है, लेकिन उसके कुछ रिलेटिव्स होते हैं, जैसे कि ओनर जो है इज अ रिलेटिव टू द कंपनी। उस तरह से डायरेक्टर्स है तो कंपनी के रिलेटिव है। कौन से लोग रिलेटेड विद द कंपनी है उसकी बहुत गाइडलाइंस दी हुई है, तो वो इस 18 में पढ़े। एज 19 इज रिलेटेड टू द लीज। बहुत बार ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी मशीनरी हो या तो बिल्डिंग्स हो, वो कंपनियां परचेज नहीं करती लेकिन लीज पे लेती है और उसका रेंट वगैरह पे करती है, तो वो जो है मैं अकाउंटिंग एज 19 के आधार पे करूँ। एज 20 इज अर्निंग पर शेयर। जो भी कंपनियां है वो अपना अर्निंग पर शेयर कैसे दिखाएगी, उसकी गाइडलाइन जो है ये छोटे से स्टैंडर्ड दी गई है, ताकि हर एक कंपनी अपनी मर्जी से अर्निंग बढ़ा चढ़ा के ना दिखाए और इसमें स्टैंडर्ड है। एज 21 इज रिलेटेड विद द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब कि 4-5 यूनिट अगर काम कर रहे हैं कोई कंपनी के, तो उसका एक कंबाइंड जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे वो कैसे बनाएंगे। एज 22 इज अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो टैक्स वगैरह लगेंगे इनकम के ऊपर, इनकम टैक्स लगेगा, तो उसका प्रावधान कैसे करना है वो 20। एज 23 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल। मान लीजिए कि
आपकी कंपनी है उसने दूसरी कंपनी के 25% स्टेक खा है, मतलब उनके इतने शेयर आपने परचेस किए, वो आपकी एसोसिएट कहलाएगी। तो ईयर एंड में आपको उस कंपनी को किस तरह से अकाउंट फॉर करना है, तो वो एस 23 बताता है। एस 24 इज डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। कोई कंपनी है अपना कोई एक यूनिट बंद कर रही है, पूरी पूरी कंपनी बंद कर रही है, तो ये डिसकंटिन्यूइंग जो है उसके कारण अकाउंटिंग जो चेंज होगा एस 24 में है। एस 25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के आमतौर पर हमारे यहाँ बड़ी कंपनियां जो है वो हर क्वार्टर पर अपने बैलेंस शीट बनाती है, दैट इज इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ईयर एंड में एक ईयर एंड का रिपोर्ट बने। एस 26 इज रिलेटेड विद द इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स जैसे मैंने बताया था कि अलग अलग चीज होगी, पेटेंट होगी, कॉपीराइट होगी, गुडविल वगैरह है। गुडविल हालांकि अब इंटेंजिबल में नहीं माना जाता, इट्स ट्रीटेड एज अ गुडविल एट ऑल, सो इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। 27 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर। अगर आपने कोई जॉइंट वेंचर में हिस्सा रखा है तो यहाँ पर क्या होगा कि बिजनेस की जो आइडेंटिटी होगी वो तय नहीं होगी, लेकिन आप 4-5 लोग इकट्ठा मिलकर 25% स्टेक्स मान लो 4 लोगों ने लगाया है, तो एक जो जॉइंट वेंचर आप करते हो कोई भी काम के लिए, तो उसका जो अकाउंटिंग होगा और आपका बिजनेस का अकाउंटिंग आपको उसमें दिखा। 28 जो है वो इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स की बात करता है कि भाई आपके पास, चलिए, एक मशीनरी है, मशीनरी की बुक वैल्यू जो है अभी वो 10 करोड़ है, लेकिन उसमें कुछ नुकसान हो गया और अभी वो सिर्फ 8 करोड़ पे है। तो ये जो 2 करोड़ का आपकी वैल्यू का लॉस होता है, उसका अकाउंटिंग एस 20 में दिया है। एस 29 इज प्रोविजंस, कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट्स। तो हमने एक पूरा यूनिट में पढ़ा था प्रोविजन क्या होता है, कंटीजेंट एसेट एंड, तो उसके आधार पर आपको ये एस 29 के आधार पर ये लिस्ट एग्जाम के बाद देखना, जरूर देखना, और इसको अगर लर्न बाय हार्ट करना है। नाउ ट्रू एंड फॉल्स। पहला जो है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी और बाय द गवर्नमेंट और अदर रेगुलेटरी covering the aspect of recognition, measurement, presentation and disclosure of accounting transaction events in the financial statement। तो ये बिल्कुल ट्रू है, हालांकि इट इज मतलब पूरा डिस्क्राइब किया गया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, इट्स ट्रू। नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैन ओवरराइड द स्टैच्यू। स्टैच्यू माने कायदा, लो, तो इसको ओवरराइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये हालांकि दिया गया है issued by ICAI or government, but it cannot override the law. So it's a false. Difficulties making choice between different treatment is one of the benefit of accounting standard. तो ये जो है फॉल्स है कि भी अलग अलग चॉइस के अंदर आपको डिफरेंट ट्रीटमेंट देना है, इसके लिए ये नहीं है, इट्स फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन। फोर्थ वन, requirement for additional disclosure is limitation of the accounting, is not a limitation, rather it is a feature of the accounting standard. ASB stands for Accounting Standard Board। तो यहाँ पर बेंचमार्किंग नहीं आएगा, बोर्ड आएगा। तो ASB का मतलब क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो यहाँ पर ये फॉल्स है। अगर आपको ASB का फुल फॉर्म पूछा जाता है, क्या लिखना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सिक्स्थ वन, देयर आर नो लिमिटेशन टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये फॉल्स है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है उसमें भी चॉइस है, तो इट्स अ लिमिटेशन कि भाई आपको कभी कभी क्या होता है कि इट इज बेस्ड ऑन द मैनेजमेंट डिसीजन, सो दे आर, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नो लिमिटेशन, बट इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। Accounting standard for non-corporate entities in India are issued by the central government। जनवरी 21 में 2 मार्च के लिए प्रश्न पूछा गया था। तो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज माने पार्टनरशिप फॉर्म होती है, तो इंडिविजुअल सॉल प्रोप्राइटर्स होती है, ये सारे के लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इश्यू होते हैं
They are issued by the ICAI. So with this हमारा ये यूनिट कंप्लीट होता है, साथ भी संपूर्ण होता है। आई होप हमने ये सातों यूनिट के अंदर जो जर्नी की है वो आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। सो कंप्लीटेड, मिलते हैं चैप्टर 2 में। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।